किसी ने क्या खूब कहा है, एक छोटा विश्वास काफ़ी है बड़ी जीत के लिए। तो दोस्तों, विश्वास बनाए रखें, कड़ी मेहनत करें। और रीड के लिए आज का वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि आज हम एनसीईआरटी बुक्स का फुल फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, जो कक्षा 6 से 10th तक का है। यानी कक्षा 6 से लेके 10th तक जो भी एनसीईआरटी के बुक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट बनने वाले हैं, उन सभी तथ्यों को मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जो लगभग 1500 से 2000 के बीच में क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन। और इनमें 6 से 10th तक की सभी एनसीईआरटी बुक्स रीड के दृष्टि से जो बढ़िया है वो सभी सम्मिलित हैं, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लगभग 2 या 2.5 घंटों का पूरा मैटर होगा। तो आप अंत तक बने रहें, वीडियो पूरा देखना। स्टार्ट करते हैं। कक्षा 6, आरंभिक लोग किस नदी के किनारे रहते थे? यानी शुरुआती दौर में आरंभिक लोग किस नदी के किनारे रहते थे? तो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। जो भी फैक्ट होगा वो एनसीईआरटी के अनुसार होगा और एक एक तथ्य सही होगा। आरंभिक लोग किस नदी के किनारे रहते थे? तो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। आरंभिक लोग किस कार्य में कुशल थे? तो आरंभिक जो लोग थे वो कुशल संग्राहक थे, यानी वस्तुओं को इकट्ठा करने में वो बहुत ही कुशल थे। 8000 वर्ष पुराने गेहूं तथा जौ फसल के उत्पादन की जानकारी कहाँ से मिलती है? कितने वर्ष पुराने? 8000 वर्ष पुराने गेहूं और जौ फसल के उत्पादन की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वो हमें मिलती हैं उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियों से। कहाँ से मिलती हैं? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियों से मिलती हैं। यहाँ के निवासियों ने किन पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया? तो यहाँ के निवासियों ने सर्वप्रथम भेड़, बकरी, गाय और बैल को पालतू बनाना प्रारंभ किया। 8000 वर्ष पूर्व लोग जहाँ रहते थे उस स्थान को क्या कहा जाता था? उस स्थान को गांव कहा जाता था। कृषि का विकास कहाँ हुआ? उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के आसपास कृषि का विकास हुआ था। चावल सर्वप्रथम कहाँ उपजाया गया? तो विंध्य पर्वत के उत्तर में उपजाया गया। तो चावल सर्वप्रथम कहाँ उपजाया गया? विंध्य पर्वत के उत्तर में उपजाया गया। गंगा और उसकी सहायक नदियों के तटवर्ती किनारों पर नगरों का विकास कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कितने वर्ष पूर्व है? 2500 वर्ष पूर्व है। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर कब फूले फले? 4700 वर्ष पूर्व फूले फले थे। अपने देश के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत शब्दों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडस शब्द का संस्कृत में क्या अर्थ होता है? सिंधु। क्या अर्थ होता है? सिंधु। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? सिंधु को हिंदू कहा अथवा इंडोस कहा। सिंधु नदी के पूर्व में स्थित प्रदेशों को क्या कहा गया? तो सिंधु नदी के पूर्व में स्थित प्रदेशों को इंडिया कहा गया। उत्तर पूर्व में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? भरत शब्द का प्रयोग किया जाता था। उत्तर पूर्व में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? भरत शब्द का प्रयोग किया जाता था। उत्तर पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए भरत नाम का प्रयोग किया जाता था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलते हैं। किससे मिलती हैं? तो ऋग्वेद से मिलती हैं। एक एक तथ्य एनसीईआरटी से उठाया गया है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपकी जो रीट वाली वैकेंसी है उसमें बहुत फायदा होने वाला है। अतीत की जानकारी के लिए स्रोत कौन कौन से हैं? तो अतीत की जानकारी के लिए पांडुलिपि, लिखित स्रोत, अभिलेख और पुरातात्विक साक्ष्य हैं। पांडुलिपियां कैसे तैयार की जाती थी? हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूरज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी।
तो पांडुलिपि कैसे तैयार की जाती थी? तो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूरज नामक एक पेड़ है और उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर पांडुलिपि लिखी जाती थी। इतिहास के लिखित स्रोत कौन कौन से हैं? महाकाव्य जैसे रामायण महाभारत, कविताएं, नाटक आदि। नाटक संस्कृत, प्राकृत या तमिल भाषा में लिखे मिलते हैं। अतीत की जानकारी के लिए स्रोत अभिलेख कौन कौन से हैं? पत्थर, धातु इत्यादि पर उल्लेखित होते हैं। तो अतीत की जानकारी के लिए स्रोत अभिलेख कौन से होते हैं? पत्थर और धातु पर उल्लेखित होते हैं। अभिलेखों में शासकों के आदेश, प्रशंसा, वंशावली एवं कार्यों का विवरण होता है। तो अभिलेखों में क्या होता है? जो शासक लोग थे उनके आदेश, उनकी प्रशंसा में लिखे गए और वंशावली व कार्यों का विवरण होता है। पुरातात्विक साक्ष्य, पत्थर और रेत से बनी इमारतें। पुरातात्विक साक्ष्यों को देखें तो पत्थर और रेत से बनी इमारतें, चित्र, मूर्तियां आदि के अवशेष, बर्तन, सिक्के, मुहर, औजार, आभूषण आदि पुरातात्विक साक्ष्य हैं। कहाँ की गुफाओं से राख के साक्ष्य मिले हैं? कुरनूल की गुफाओं से। तो कहाँ की गुफाओं से राख के साक्ष्य मिले हैं? कुरनूल की गुफाओं से राख के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ की पुरास्थल से शतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं जिनके छिलकों पर चित्रांकन किया गया था? तो ये महाराष्ट्र के पटने से मिला है भाई। कहाँ से मिला है? महाराष्ट्र के पटने से। मध्य पाषाण युग किस समय को कहा जाता है? तो मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले के समय को मध्य पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण युग का आरंभ कब हुआ? तो नव पाषाण युग का आरंभ 10,000 वर्ष पूर्व हुआ था। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी आदि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़, आधुनिक पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ कहाँ है? आधुनिक काल में पाकिस्तान में है। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े आदि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कोल्डी हवा आधुनिक उत्तर प्रदेश में। कोल्डी हवा आधुनिक उत्तर प्रदेश से चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े आदि प्राप्त हुए हैं। चावल, मवेशी के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो महागड्ढा आधुनिक उत्तर प्रदेश से चावल और मवेशी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों एक एक तथ्य एनसीईआरटी के अनुसार हैं, आप तो ध्यान से बस पढ़ते रहो। गेहूं और दलहन के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? गुफक्रोल आधुनिक कश्मीर से गेहूं और दलहन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भेड़, बकरी आदि के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम आधुनिक कश्मीर से। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बेल आदि के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? चिरांद आधुनिक बिहार से। जवार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर आदि के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश से। काला चना, जवार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर आदि के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? पैथमपल्ली से प्राप्त हुए हैं। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर आदि के अवशेष पैथमपल्ली, जो आधुनिक आंध्र प्रदेश में है, पैथमपल्ली। बुर्ज होम में किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? गर्त आवास के। गर्त मानी होता है गड्ढा और आवास मानी उस स्थान पर रहना, यानी गड्ढे में निवास करना। तो बुर्ज होम में किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से सबसे पहले जौ और गेहूं उगाने तथा भेड़ बकरी पालन करने के प्रमाण मिलता है? बोलंदरा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के इलाके में मेहरगढ़ से जो गेहूं उगाने और भेड़ बकरी पालने के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ की कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया? तो कहाँ पर कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाते थे? मेहरगढ़ में। मानव के बसने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी 12,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ था 8,000 साल पहले। कितने हजार साल पहले? 8,000 साल पहले। आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मुख्यतः कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ था? तो महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। किन नगरों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य 2 स्थानों से मिले, एक तो कालीबंगा और एक लोथल से।
कौन से नगरों से भंडार गृह के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से और लोथल से भंडार गृह के अवशेष मिले हैं। तो 3 स्थानों पर से 3 नगरों में भंडार गृह के अवशेष मिले हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से। हड़प्पा सभ्यता के भवन, नाले और सड़कें, घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिली होती थी। आंगन के चारों ओर कमरे और अधिकांश घरों में अलग स्नानघर या कुएं होते थे। नालियां ढकी हुई होती थी जिसमें घरों के नाले जोड़े जाते थे और जगह जगह पर मैन होल बनाए जाते थे। हड़प्पा के शिल्पकार अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांस्य, सोने और चांदी जैसी धातु का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता से सबसे आकर्षित वस्तु क्या मिली? तो सबसे आकर्षित वस्तु की बात करें हड़प्पा सभ्यता से तो मनके, बाट और फलक मिले थे। हड़प्पा के लोग जो पत्थर की मोहर बनाते थे उस पर किसके चित्र बने होते थे? हड़प्पा के लोग जो मोहरें बनाते थे उन पर जानवरों के चित्र बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन पर किस रंग का उपयोग किया जाता था? काला और लाल रंग का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो मिट्टी के बर्तन बने होते हैं उन पर किस रंग का उपयोग किया गया? काले और लाल रंग का। 7000 साल पहले कहाँ से कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। और मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ पर है? कमेंट में लिखें और बताएं। कहाँ से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस स्थान से चांदी का एक फूलदान का ढक्कन, कुछ तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। चांदी का एक फूलदान का ढक्कन और तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से आयात किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता में तांबा राजस्थान और पश्चिमी एशिया देश ओमान से आयात किया जाता था। राजस्थान में अपना खेतड़ी खान है अठों और पश्चिमी एशिया देश है ओमान, यहाँ से तांबे का आयात होता था हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता में टीन का आयात कहाँ से किया जाता था? तो टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कहाँ से किया जाता था? आधुनिक कर्नाटक से सोने का आयात किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुमूल्य पत्थर कहाँ से आयात करते थे? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। गुजरात के हड़प्पाकालीन नगर धौलावीरा कच्छ के इलाके में खादीर बेत के किनारे बसा हुआ एक नगर है। यह नगर 3 भागों में विभक्त है। यहाँ से पत्थरों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो धौलावीरा जो नगर है वो कितने भागों में विभक्त है? तो ये 3 भागों में विभक्त है। लोथल गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी के एक उपनदी के किनारे बसा हुआ नगर है। यह स्थान पत्थरों, शंखों और धातु से बनी वस्तुओं का एक प्रमुख केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह है जहां से कई मोहरें और मुद्रांकन मिले हैं। लोथल से एक इमारत मिली है जहां पर मनके बनाए जाते थे, यानी मनके बनाने का कारखाना मिला है लोथल से। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब की गई? 7000 साल पहले की गई। नगरों का आरंभ कब हुआ था? 4700 साल पहले नगरों का आरंभ हो गया था। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? तो 3900 साल पहले हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत हो गई। अन्य नगरों का विकास कब हुआ? 2500 साल पहले हुआ। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जो 3500 साल पहले का है। ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं? 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में लिखित प्रार्थनाएं क्या कहलाती हैं? तो ऋग्वेद में लिखित प्रार्थनाएं सूक्त कहलाती हैं। सूक्त शब्द का क्या अर्थ है? अच्छी तरह बोला गया। सूक्त शब्द का क्या अर्थ है? यानी अच्छी तरह बोला गया। वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? अग्नि देवता, इंद्र देवता, सोम देवता प्रमुख थे। वैदिक काल में अग्नि देवता, इंद्र देवता, सोम देवता प्रमुख थे। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? ऋग्वेद की भाषा की बात करें तो प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत है।
जनता या पूरे समुदाय के लिए कौन से शब्द प्रयुक्त होते थे? जन और विस शब्द प्रयुक्त होते हैं। जनता या समुदाय, जनता या पूरे समुदाय के लिए कौन से शब्द प्रयुक्त होते थे? जन और विस शब्द प्रयुक्त होते थे। महापाषाण कब्र की प्रथा कब शुरू हुई? लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। कब्र बनाने की प्रथा कहाँ कहाँ प्रचलित है? दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत तथा कश्मीर में। मृतकों को किन किन वस्तुओं के साथ दफनाया जाता था? काले लाल मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान, पत्थर और सोने के गहनों के साथ दफनाया जाता था। ब्रह्मगिरी में कब्र से क्या मिला है? तो ब्रह्मगिरी में कब्र से 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं। इनाम गांव कौन सा गांव है? इनाम गांव, जो कि भीमा की सहायक नदी घाट के किनारे स्थित है, जहां से हमें क्या प्राप्त हुआ है? 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाई गई कब्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन से गांव में? इनाम गांव में। उत्तर वैदिक काल में राजा का चुनाव कैसे होता था? तो उत्तर वैदिक काल में राजा का चुनाव जन के द्वारा होता था। 3000 साल पहले जो परिवर्तन हुआ उसके तहत राजा का चुनाव किस विधि के तहत होने लगा? अश्वमेध यज्ञ और अन्य यज्ञ के द्वारा होने लगा। तो दोस्तों बहुत ही शानदार तथ्य है रीड के लिए। और एक बार में अगर आपको समझ में ना आए तो आप स्पीड बढ़ाकर उसको दूसरी बार देखना और बढ़िया तरीके से आप अगर ध्यान लगा के देखोगे तो बहुत शानदार तरीके से आपके समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। और इससे पहले भी आपके द्वारा याद किए गए हैं, रिवीजन बढ़िया तरीके से हो जाएगा आपका। तो अंत तक जरूर देखें वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। पुरोहितों ने लोगों को कितने वर्णों में विभक्त किया? तो पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभक्त किया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों में से किसे यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था? क्षत्रिय और वैश्य को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। किस वर्ण को किसी भी अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी? शूद्रों को किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को किसके समान समझा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को शूद्रों के समान समझा जाता था। किसके समान? शूद्रों के समान समझा जाता था। उसमें महिलाओं को केवल भोग की वस्तु समझा जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण किस आधार पर होता था? जन्म के आधार पर होता था। शिकारी, शिल्पकार, भजन संग्रह आदि को क्या माना गया? अछूत माना गया। शिकारी, शिल्पकार, भजन संग्रह आदि को क्या माना गया? अछूत माना गया। जन तथा जनपद, जनपद और महाजनपद। जन से जनपद बने और जनपद से महाजनपद बन गए। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनों के बसने की जगह को जनपद कहा गया। जनपद काल में लोग कहाँ निवास करते थे? जनपद काल में लोग झोंपड़ियों में निवास करते थे। जनपद काल में कौन कौन सी फसल की खेती की जाती थी? तो जनपद काल में चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों आदि की खेती की जाती थी। धूसर पात्र किस रंग में रंगे प्राप्त हुए हैं? धूसर और लाल रंग में रंगे हुए प्राप्त हुए हैं। महाजनपद काल का प्रारंभ कब हुआ? 2500 वर्ष पहले हुआ। महाजनपद की क्या व्यवस्था थी? किलेबंदी की जाती थी और नियमित वेतन पर सैनिक रखे जाते थे। महाजनपद काल में फसलों पर कर क्या था? उपज का 1/6। कारीगरों से कर किस रूप में लिया जाता था? श्रम के रूप में। महीने में 1 दिन राजा के लिए काम करना होता था। पशुपालकों और जानवर के व्यापारियों से किस प्रकार कर लिया जाता था? व्यापारियों से क्रय विक्रय पर कर लिया जाता था और खाद्य संग्राहकों से जंगल में प्राप्त वस्तुओं का कुछ भाग लिया जाता था। महाजनपद काल में कृषि में क्या परिवर्तन हुए? हल लोहे के बनने लगे, जिससे पैदावार बढ़ने लगी, धान का रोपण होने लगा। मगध जनपद कहाँ था? गंगा तथा सोन नदी के तट पर। मगध जनपद कहाँ था? गंगा तथा सोन नदी के तट पर।
मगध महाजनपद के शक्तिशाली शासक कौन थे? बिंबिसार और अजातशत्रु थे। मगध जनपद की राजधानी कौन सी थी? प्रारंभिक राजधानी राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले मगध पर किसने आक्रमण किया था? मैसिडोनिया के राजा सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर का यह आक्रमण क्यों सफल नहीं हो पाया? सैनिकों के इनकार के कारण सिकंदर को व्यास नदी से वापस लौटना पड़ा, यानी जाना पड़ा। वज्जी जनपद की राजधानी थी वैशाली। तो वज्जी जनपद की राजधानी कौन सी थी? वैशाली। वज्जी जनपद की शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता था? गण या संघ कहा जाता था। गण या संघ कहा जाता था। वज्जी संघ का वर्णन हमें कहां से प्राप्त होता है? दीर्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ से, 2300 साल पहले का है। तो दीर्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होता है हमें। गण या संघ में क्या व्यवस्था थी? या कई राजा होते थे जो सभाओं में विचार विमर्श कर निर्णय लेते थे। वज्जी संघ पर आक्रमण करने के लिए किसने अपने मंत्री को सलाह लेने के लिए बुद्ध के पास भेजा था? अजातशत्रु ने, जो मगध के राजा थे। वज्जी संघ को किसने जीतकर अपने राज्य में मिलाया? गुप्त शासकों ने। बुद्ध और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ अर्थात गौतम। सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ? 2500 साल पूर्व। बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? शाक्य वंश के क्षत्रिय से। तो बुद्ध शाक्य वंश के क्षत्रिय थे। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया। पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोध गया में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनारा में हुई। बुद्ध ने प्रथम उपहार दिया सारनाथ वाराणसी के निकट दिया। बुद्ध से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जीवन दुख हो। बुद्ध से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जीवन दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। लालसा तृष्णा से मुक्ति का माध्यम आत्म संयम है, और सबसे बड़ा साधन क्या है? आत्म संयम ही है। बुद्ध ने शिक्षा किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में दी। उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों में किस विषय पर चर्चा की गई है? मृत्यु के बाद के जीवन पर तथा आत्मा के अस्तित्व के विषय में बात की गई है। उपनिषद काल की महान विदुषी महिला कौन थी? गार्गी थी। सत्यकाम जाबाल किसका शिष्य था? सत्यकाम जाबाल किसका शिष्य था? तो गौतम ब्राह्मण का शिष्य था। सत्यकाम जाबाल का नाम किस पर पड़ा? सत्यकाम जाबाल का नाम किस पर पड़ा? अपनी मां के नाम पर पड़ा। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की? पाणिनि ने की थी। संस्कृत व्याकरण में लघु सूत्रों की संख्या कितनी है? 3000। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी थे। जैन धर्म की स्थापना कब की गई? 2500 वर्ष पहले की गई। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ? वज्जी संघ के लिच्छवी क्षत्रिय कुल में हुआ। महावीर स्वामी घर छोड़कर कब चले गए? जब वो 30 वर्ष की आयु के हुए। तो 30 वर्ष की आयु में होने पर 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी घर छोड़कर चले गए। महावीर स्वामी को कितने वर्ष तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 12 वर्ष तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी की शिक्षा क्या थी? कि सरल रूप में जीवन जीना, ग्रह त्याग, अहिंसा के नियम पालन करना, सभी जीवों का संरक्षण करना, भीख मांगकर सादा जीवन बिताना, ये महावीर स्वामी जी की शिक्षा थी। महावीर स्वामी की शिक्षा किस भाषा में थी? तो प्राकृत भाषा में थी। जैन धर्म की वर्तमान शिक्षाएं कहाँ लिखी गई हैं? तो जैन धर्म की वर्तमान शिक्षाएं हैं वो गुजरात के वल्लभी में 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई। जैन धर्म की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, और जिन शब्द से जिसका अर्थ विजेता है। जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता है, विजेता। संघ क्या है? एक संगठन जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे, उन्हें क्या कहा गया? संघ। विनय पिटक क्या है? संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के नियम विनय पिटक है। संघ में किन किन का प्रवेश था? संघ में स्त्री और पुरुष दोनों का प्रवेश था। संघ में शामिल होने का क्या नियम था? संघ में शामिल होने के लिए बच्चों को माता पिता से, दासों को स्वामी से,
कर्जदार को देनदारियों से और स्त्रियों को अपने पति से तथा राजकर्मियों को अपने राजा से अनुमति लेना आवश्यक था। बौद्ध विहार क्या है? वर्षा ऋतु में रहने के लिए स्थल जो प्राय लकड़ी और ईंटों से बने होते थे। आश्रम व्यवस्था किसने विकसित की? तो आश्रम व्यवस्था ब्राह्मणों के द्वारा विकसित की गई। आश्रम व्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया गया। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। किन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी? तो स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। मौर्य साम्राज्य और अशोक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राज्य की स्थापना किसके सहयोग से की? तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त के सहयोग से की थी। मौर्य राज्य की स्थापना कब की गई? 2300 वर्ष पहले की गई। चाणक्य ने किस पुस्तक की रचना की? अर्थशास्त्र की रचना की। और एक ध्यान रखना, अर्थशास्त्र ये धन से संबंधित पुस्तक न होकर ये राजनीति विज्ञान से संबंधित पुस्तक है, जिसमें एक राज्य के कितने अंग होने चाहिए, राज्य में शासन किस तरीके से राजा को चलाना चाहिए, वो राजनीति से संबंधित लिखा गया ग्रंथ है ये अर्थशास्त्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। कहां लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए तथा दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था? तो अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि उत्तर पश्चिमी जो भारत का क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये कंबल के लिए और दक्षिणी भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। नजराना क्या था? अनियमित रूप से लिया जाने वाला एक कर नजराना कहलाता था। मौर्य काल में जंगल में निवास करने वाले लोग शासक को क्या देते थे? हाथी, लकड़ी, मधु और मोम देते थे। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो अशोक मौर्य था। अशोक ने जनता तक अपने संदेश किस भाषा में पहुंचाए? तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में पहुंचाए। प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में। अशोक ने अपने संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए किन का प्रयोग किया? अभिलेखों का प्रयोग किया। किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया था? कलिंग युद्ध के बाद। तो आप कमेंट में बताएं कलिंग युद्ध कब हुआ था। अशोक द्वारा चलाया गया धर्म क्या है? सभी धर्मों का मिला जुला रूप जिसमें किसी भी देवता की पूजा करना, धार्मिक रीति रिवाज या कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं थी, वो अशोक के द्वारा चलाया गया धर्म है। धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? धम्म महामात्र कहलाता था। धर्म का प्रचार कहाँ किया गया? सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका और दक्षिणी पूर्वी देशों में धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। चीन की दीवार का निर्माण क्यों करवाया गया? उत्तरी सीमा की पशुपालकों से रक्षा करने के लिए चीन की दीवार का निर्माण करवाया गया। चीन की दीवार कब बनाई गई? 2400 साल पहले। चीन की दीवार का निर्माण कार्य कितने समय तक चला? तो ये कार्य भी 2000 वर्ष तक चला, तब जाकर ये चीन की दीवार बनी। भारत में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ? तो 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था भारत में। जंगल साफ करने की कुल्हाड़ियाँ तथा जुताई के लिए हल और फाल का प्रमाण कितने वर्ष पहले का प्राप्त हुआ है? तो 2500 वर्ष पहले का प्राप्त हुआ है। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या थे? नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशयों से सिंचाई की जाती थी। भारत के दक्षिणी और उत्तरी हिस्से में कौन रहते थे? वेला, तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी, उणवार, साधारण हल वाले, केडिसियार और अदिमई यानी भूमिहीन मजदूर या दास। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान क्या कहलाता था? देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान क्या कहलाता था? भोजक कहलाता था। ग्राम भोजक का क्या कार्य होता था? कर वसूल करना और इसके साथ न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करते थे। स्वतंत्र छोटे किसानों को क्या कहा जाता था?
गृहपति कहा जाता था। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता है? तो संगम साहित्य कहा जाता है। यूनान का प्राचीन नाम क्या था? बेरीगाजा था। क्या नाम था? बेरीगाजा। यूनान से किन वस्तुओं का आयात किया जाता था? तो यूनान से शराब, तांबा, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोना और चांदी के सिक्के, सोने और चांदी के सिक्के आयात किए जाते थे। यूनान को क्या निर्यात किया जाता था? यूनान को जड़ी बूटियां, हाथी दांत, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र निर्यात किए जाते थे। किसको भेजे जाते थे? यूनान को। 2000 साल पहले मथुरा किन की दूसरी राजधानी बना? तो कुषाण शासकों की राजधानी बना था 2000 साल पहले मथुरा। मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति बनाने और धार्मिक केंद्र के रूप में मथुरा प्रसिद्ध है। पुरास्थलों से जो बर्तन मिले वह किस प्रकार के हैं? वे बर्तन बहुत ही पतले और सुंदर काले रंग के बर्तन हैं। शिल्प कला के प्रमुख केंद्र कौन से थे? उत्तर में बनारस और दक्षिणी में मदुरै। उत्तर में बनारस था और दक्षिण में मदुरै था। शिल्पकारों और व्यापारियों का संघ क्या कहलाता था? तो श्रेणी कहलाता था। श्रेणियों का क्या कार्य था? श्रेणियों का क्या कार्य था? श्रेणियां बैंक का कार्य करना, लाभ के लिए धन जमा करना। अरिकोमेड यानी पुद्दुचेरी किस लिए प्रसिद्ध है? 2200 से 1900 वर्ष पहले एक पतन था। पतन यानी जहां पर बड़े बड़े जलियानों को ठहराया जाता है उसे पतन कहा जाता है। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। दक्षिणी भारत किस लिए प्रसिद्ध था? सोना, मसाले, काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए। काली मिर्च को क्या कहा जाता था? तो काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था। संगम कविताओं में मुहावरेदार शब्दों के परिवारों के लिए प्रयोग हुआ है। चोल, पांडे और चेर शासकों के लिए। तो संगम कविताओं में मुहावरेदार शब्द के परिवारों के लिए प्रयोग शब्द कौन सा हुआ है? परिवारों के लिए चोल, पांडे और चेर शासकों के लिए ये परिवारों शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मुहावरेदार शब्द परिवारों किसके लिए प्रयोग हुआ है? चोल, पांडे और चेर शासकों के लिए। पश्चिम भारत में किन का साम्राज्य था? सातवाहन शासकों का साम्राज्य था। सातवाहन शासकों में प्रमुख राजा कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। सातवाहन शासकों में प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। यह जानकारी हमें कहां से मिलती है? मां गौतमी बलश्री के अभिलेख से पता चलता है। सातवाहन शासक क्या कहलाते थे? दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते थे। रेशम बनाने की तकनीक आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ था? चीन में हुआ था 7000 साल पहले। दोस्तों ये चीन है और एनसीईआरटी में ये चीन ही लिखा हुआ है, इसलिए चीन ही लिख दिया। तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ? चीन में 7000 साल पहले, यानी चीन में। जिस रास्ते से रेशम पश्चिमी देशों में ले जाया जाता था उसे क्या कहा जाता था? उसे रेशम मार्ग कहा जाता था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले प्रमुख शासक थे कुषाण शासक थे। सबसे पहले सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? तो कुषाण शासकों ने जारी किए थे सोने के सिक्के। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों का सर्व प्रमुख राजा कौन था? कनिष्क था। बुद्ध की जीवनी का नाम क्या था? बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कौन थे? अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष किसका दरबारी कवि था? तो कुषाण शासक कनिष्क का दरबारी कवि था अश्वघोष। बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण कहाँ हुआ? मथुरा और तक्षशिला में हुआ था। बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण मथुरा और तक्षशिला में हुआ। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व में कहां तक फैला था? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों तक। इन देशों में बौद्ध धर्म से पहले कौन सा धर्म था? तो इन देशों में यानी श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन देशों में बौद्ध धर्म से पहले थेरवाद फैला हुआ था। चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया? 1600 वर्ष पहले आया था।
चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया? तो ये 1400 वर्ष पहले आया था। भक्ति शब्द किस शब्द से बना है? यानी भक्ति शब्द किस धातु से बना है? तो ये भज धातु, संस्कृत की भज धातु से बना है। भज शब्द का अर्थ क्या है? विभाजित करना या हिस्सेदारी। भक्ति मार्ग की चर्चा कहाँ की गई है? तो भगवत गीता में भक्ति मार्ग की चर्चा की गई है। ईसाई धर्म का उदय कब हुआ? तो ईसाई धर्म का उदय 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में हुआ था। ईसा मसीह के उपदेश किस ग्रंथ में है? तो बाइबल में है, बाइबल में। और आप बताना दोस्तों कि उत्तर भारत की बाइबल किस महान ग्रंथ को कहा जाता है? अगर आपको ये क्वेश्चन याद है तो कमेंट में लिखना। ईसा मसीह के उपदेश किस ग्रंथ में है? बाइबल में है। और उत्तर भारत की बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है? और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार परीक्षाओं में, तो कमेंट में बताना। 1700 साल पहले किसके द्वारा संस्कृत में प्रशस्ति कविता लिखी गई? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, उसके द्वारा लिखी गई। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित कविता कहाँ के अशोक स्तंभ पर लिखी गई? इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर लिखी गई। इलाहाबाद को आज हम प्रयागराज कहते हैं, उसी स्तंभ पर लिखी गई। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना। इलाहाबाद प्रशस्ति में किन का वर्णन है? इलाहाबाद प्रशस्ति में आर्यवृत्त के 9 शासकों, दक्षिणापथ के 12 शासकों, ये वही शासक है जो समुद्रगुप्त ने हराए थे। आर्यवर्त के 9 शासक, दक्षिणापथ के 12 शासक। असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण तथा संघ के राजाओं की प्रशस्ति लिखी हुई है। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? यानी पुराने जमाने में इलाहाबाद ने प्रयागराज कहता पुराने जमाने में। और बाद में जो मध्यकाल में, सल्तनत काल में जो तुर्क आए थे, उन तुर्कों ने इनका नाम प्रयागराज से इलाहाबाद कर दिया और वापिस अब योगी जी ने इलाहाबाद से इनका नाम क्या कर दिया है? प्रयागराज कर दिया है। तो वर्तमान में भी प्रयागराज ही नाम है इनका, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार ये क्वेश्चन सही है। प्रयाग, उज्जैन तथा पाटलिपुत्र किन शासकों का केंद्र था? गुप्त शासकों का केंद्र था। गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त थे। किस गुप्त शासक ने महाराजा धीराज की पदवी धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त वंश के किस शासक ने पश्चिमी भारत के सैन्य अभियानों में शक शासकों को पराजित किया था? तो गुप्त वंश के किस शासक ने पश्चिम भारत के सैन्य अभियानों में शक शासकों को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासकों को पराजित किया और सकारी की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शकों को पराजित करके सकारी की उपाधि धारण किसने की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रमुख दरबारी कवि कौन थे? कालिदास, आर्यभट्ट थे। हर्षवर्धन के विषय में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो हर्ष चरित्र से प्राप्त होती है। हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी? तो बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र की रचना की थी। हर्ष चरित्र किस भाषा में लिखा ग्रंथ है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? तो थानेश्वर थी, थानेसर या थानेश्वर। कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के दरबार में रहा था, या कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। हर्षवर्धन को दक्षिण में किसने रोका? चालुक्य, नरेश, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। दक्षिणी भारत के प्रमुख राजवंश कौन से थे? पल्लव तथा चालुक्य। पल्लव शासकों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। पल्लव शासकों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। चालुक्य शासकों की राजधानी क्या थी? ऐहोल थी। चालुक्य शासकों की राजधानी कौन सी थी? ऐहोल। रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? तो ये पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। किसने पल्लव तथा चालुक्य को समाप्त किया? किसने पल्लव और चालुक्यों को समाप्त किया? राष्ट्रकूट तथा चोल वंश के शासकों ने। महादंड नायक किसे कहा जाता था? मुख्य न्याय अधिकारी को महादंड नायक कहा जाता था। कुमारामात्य किसे कहा जाता था? महत्वपूर्ण मंत्री को कुमारामात्य कहा जाता था। नगर सृष्टि या नगर सृष्टा कौन होता था? प्रमुख बैंकर या शहर का व्यापारी होता था।
सारथवाह कौन होता था? व्यापारियों के काफिले का जो नेता होता था ना, उसे सारथवाह कहा जाता था। इस समय सेना में क्या व्यवस्था थी? नियमित वेतन न देकर भूमि दी जाती थी। व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था? नरगम कहा जाता था। व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था? नरगम कहा जाता था। कालिदास के नाटक की क्या विशेषता थी? ब्राह्मण को संस्कृत भाषा में और अन्य लोगों तथा महिलाओं को प्राकृत भाषा में बोलते दर्शाया गया है। यह कालिदास के नाटकों की विशेषता है। दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रेम कहानी किस में वर्णित है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। 1400 वर्ष पहले किसने इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी? पैगंबर मोहम्मद ने। इमारतें, चित्र या किताबें? लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? महरौली, दिल्ली में है। लोह स्तंभ कितने वर्षों पुराना है? तो ये 1500 वर्ष पुराना है। लोह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो 7.2 मीटर तथा वजन 3 टन से ज्यादा है। तो महरौली का जो लोह स्तंभ है, इस स्तंभ की ऊंचाई 7.2 मीटर तथा वजन 3 टन से ज्यादा है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला है। स्तूप में किसकी अस्थियां होती हैं? भगवान बुद्ध या उसके अनुयायियों की अस्थियां होती है स्तूप के अंदर। प्रारंभिक स्तूपों को क्या कहा जाता था? प्रारंभिक स्तूपों को धातु मंजूषा कहा जाता था। प्रदक्षिणा पथ क्या है? स्तूप के चारों ओर परिक्रमा के लिए वर्ताकार जो पथ होता है उसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। वेदिका क्या है? तो प्रदक्षिणा पथ को घेरने के लिए लगाई गई रेलिंग वेदिका कहलाती है। तमिल महाकाव्य सल्पादीकारम में किसकी कहानी है? कोवलम नामक व्यापारी की। किसकी है? कोवलम नामक व्यापारी की। मणि मेखलई तमिल महाकाव्य में किसकी कहानी है? कोवलम तथा माधवी की प्रेम कहानी है। सल्पादीकारम की रचना किसने की है? इलांगो नामक कवि ने की है। तो सल्पादीकारम की रचना किसने की? इलांगो नामक कवि ने की। पुराणों में क्या चर्चा की गई है? पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा इत्यादि देवी देवताओं की कहानियां, पूजा विधि, इनकी चर्चा की गई है। पुराण किस भाषा में लिखे गए? तो पुराण संस्कृत भाषा में लिखे गए। महाभारत का संकलन किसने किया था? तो महाभारत का संकलन व्यास ऋषि ने, यानी महर्षि वेद व्यास जी ने किया था। रामायण का लेखक कौन था? महर्षि वाल्मीकि था। आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी? आर्यभट्टयम नामक पुस्तक लिखी। आर्यभट्टयम पुस्तक में क्या बताया गया है? आर्यभट्टयम पुस्तक में आर्यभट्ट ने बताया कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, और ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क और वृत्त की परिधि मापने की विधि आर्यभट्ट ने बताई थी। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। तो कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। कोई लून ने किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कागज की जानकारी कहाँ से पहुंची थी? बगदाद से पहुंची थी। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कागज की जानकारी कहाँ से पहुंची? और क्लास 6 पूर्ण होती है। आगे क्लास 7 दूसरे आगे की वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन हुआ है, तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पे क्लिक करें, ताकि आगे कक्षा 7 का वीडियो आने वाला है जस्ट ही, उसके बारे में आपको पता चल जाए और आप बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सकें। और बहुत शानदार फैक्ट उठाए गए एनसीईआरटी से बेहतरीन रिवीजन करने के लिए, जो रीड के लिए बहुत ही सफिशिएंट रहेंगे। ओके।